इस देश में अगर किसी चुनी हुई सरकार के फैसले पर, किसी भी चुनी हुई सरकार के काम पर अगर निर्णय लेने का अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के पास है, दिल्ली की जनता के पास है, जो 5 साल बाद तय करती है कि हमें इस सरकार को रखना है या निकाल कर बाहर फेंकना है। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। मोदी सरकार के काले अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोकसभा से लेकर राज्यसभा में चर्चाएं हुई। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने अधिकारों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिए। ये लड़ाई जब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी गई तो अरविंद केजरीवाल की जीत यहां पर साफ तौर पर दिखाई दी और वही जीत को लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर यह कहा कि मैं दिल्ली में अगर यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ तो मुझे यहाँ पर फैसले लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये संविधान के अनुसार भी है और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यहाँ पर फैसला भी सुना दिया है। लेकिन ठीक उसके बाद यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से अध्यादेश लाया जाता है और इस अध्यादेश के तहत यहाँ पर एक बिल पास करवा दिया जाता है। वो बिल यहाँ पर लोकसभा में भी पास हो जाता है। यहाँ पर दिल्ली लोक सेवा बिल की बात कही जाए तो वो पास हो जाता है, राज्यसभा में भी पास हो जाता है। उसी को चुनौती देते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी नज़र आती है। अरविंद केजरीवाल दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करते हुए दिखाई देते हैं और वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि दोबारा लड़ाई लड़ी जाएगी। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम और मंत्रियों की बात कही जाए तो वो भी यहाँ पर कई बड़े खुलासे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब से लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पास करवाया गया है, जब से अधिकारी यहाँ पर चुनी हुई सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पर सरकार के लिए ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि आम जनता के लिए भी मुश्किलों की बात यहाँ पर दिखाई देती है, क्योंकि अगर आम जनता के लिए काम नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर चुनी हुई सरकार का फायदा क्या होगा। क्या कुछ यहाँ पर आतिशी कहती हुई नजर आ रही है, देखिए जरा। कि आप सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत को एक संविधान मिला। उस संविधान ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है। इसका क्या मतलब हुआ? लोकतंत्र का मतलब हुआ कि फैसले लेने का अधिकार अब भारत देश में सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को होगा। भारत के लोग वोट डालेंगे, अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, वो प्रतिनिधि 5 साल तक काम करेंगे। उनका काम सही है कि नहीं, उनका काम गलत है, अच्छा है, बुरा है, ये लोकतंत्र में तय करने का अधिकार हमारे संविधान ने देश की जनता को दिया है और इसीलिए 5 साल में एक बार हमारे संविधान के अनुसार देश में चुनाव होते हैं। लेकिन संविधान के खिलाफ जाते हुए, लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ जाते हुए केंद्र सरकार एक कानून लेके आई जो 11 अगस्त 2023 को नोटिफाई हुआ, GNCT अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि चाहे हमारा देश लोकतंत्र हो, चाहे हमारा संविधान कुछ भी कहता हो, चाहे हमारा संविधान देश की जनता को ताकत देता हो, दिल्ली की जनता को ताकत देता हो, लेकिन GNCT अमेंडमेंट 23 कहता है कि दिल्ली में निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली की जनता को नहीं होगा, दिल्ली के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को नहीं होगा, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को नहीं होगा। दिल्ली में निर्णय लेने का अधिकार अनइलेक्टेड ब्यूरोक्रेसी के पास होगा और एक अनइलेक्टेड लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगा। इस एक्ट में सेक्शन 45J सब सेक्शन 5 ये स्पष्ट तौर से कहता है कि अगर कोई अफसर चाहे तो वो मंत्री का आदेश मानने से मना कर सकता है। ये सेक्शन कहता है कि अगर दिल्ली सरकार में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी चाहें
तो वो मंत्री के दिए हुए आदेश को मानने से मना कर सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने से मना कर सकते हैं। ये कानून और उसकी ये धारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देती है और इसका परिणाम 11 अगस्त को ये कानून नोटिफाई हुआ और इसका पहला परिणाम हमें 21 अगस्त को ही देखने को मिल गया, जहां पे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी ने एक 10 पन्ने की चिट्ठी लिखकर चुनी हुई सरकार के मंत्री को के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। मैंने 16 अगस्त को सर्विसेज मिनिस्टर और विजिलेंस मिनिस्टर होने के नाते चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सर्विसेज, सेक्रेटरी विजिलेंस को एक आदेश दिया था और 16 अगस्त के दिए हुए आदेश को के बाद चीफ सेक्रेटरी ने 21 अगस्त को 10 पेज की एक चिट्ठी लिखी और उसमें जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट का हवाला देते हुए स्पष्ट अक्षरों में कह दिया है कि हम चुनी हुई सरकार के मंत्री की बात नहीं मानेंगे। और उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास, अपनी चिट्ठी के 37वें पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार के पास ताकत नहीं है, अफसर के पास ताकत है, मुख्य सचिव के पास ताकत है, मंत्री के पास ताकत नहीं है। ये चीफ सेक्रेटरी ने लिखित में ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दिया। जब संविधान ने हमारे देश को लोकतंत्र बनाया तो उस लोकतंत्र का क्या ढांचा बना? संविधान ने यह ढांचा बनाया कि देश की जनता या दिल्ली की जनता या किसी भी राज्य की जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजेगी, उनको विधानसभा भेजेगी। वो विधानसभा अपने में से कुछ लोगों को मंत्री बना के कैबिनेट में भेजेंगे, जो फैसले लेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे और अफसरों के माध्यम से इंप्लीमेंट करेंगे। इसे कहते हैं ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अफसरों की अकाउंटेबिलिटी, अफसरों की जवाबदेही मंत्रियों को है, मंत्रियों की जवाबदेही विधानसभा को है, विधानसभा के सदस्यों को है और विधानसभा के सदस्यों की, विधायकों की जवाबदेही दिल्ली की जनता को है। लेकिन जब अफसर चुनी हुई सरकार के मंत्री का आदेश मानने से मना कर देते हैं तो लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म हो जाती है। और इसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में इस ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी के बारे में बहुत स्पष्ट आदेश दिया और मैं उसका पैरा 106 और 107 आपको पढ़ के सुना रही हूं। सुप्रीम कोर्ट के यूनानिमस ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 11 मई के यूनानिमस ऑर्डर में उन्होंने कहा, सिविल सर्विस ऑफिसर्स thus are accountable to the ministers of the elected government under whom they function. Ministers are in turn accountable to the parliament or, as the case may be, the state legislatures. Under the Westminster parliamentary democracy, civil services constitute an important component of the triple chain of command that ensures democratic accountability. The triple chain of command is as follows. Civil service officers are accountable to ministers. Ministers are accountable to the parliament or legislature. And the parliament or legislature is accountable to the electorate. और फिर उससे भी ज्यादा जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी? पैरा 107 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, an unaccountable civil service may pose a serious problem of governance in a democracy. It creates a possibility that the permanent executive, consisting of unelected civil service officers who play a decisive role in the implementation of government policy, may act in ways that disregard the will of the people. और यही आज दिल्ली में हो रहा है, जब चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिख के भेजते हैं कि हम चुनी हुई सरकार के मंत्री के आदेश का पालन नहीं करेंगे। ये तो शुरुआत है। कल
हो सकता है कि शिक्षा मंत्री होने के नाते दिल्ली की जनता में मुझे बोले कि हमें इस इलाके में नया स्कूल चाहिए। मैं एजुकेशन सेक्रेटरी को आदेश दूं कि नया स्कूल बनाना है, और एजुकेशन सेक्रेटरी मुड़ के इस तरह की चिट्ठी लिख के कह सकते हैं कि हम स्कूल नहीं बनाएंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहती है कि हम फ्री दवाई देंगे, हम फ्री टेस्ट कराएंगे। हो सकता है कि हेल्थ सेक्रेटरी इसी तरह की चिट्ठी लिख के दे दे कि हम फ्री दवाइयां नहीं देंगे, हम फ्री टेस्ट कराने का आदेश नहीं मानेंगे। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहती है कि हम 24 घंटे बिजली देते हैं, मुफ्त बिजली देते हैं 200 यूनिट। हो सकता है कि पावर सेक्रेटरी भी इसी तरह की चिट्ठी भेज दे और कहे कि हम चुनी हुई सरकार का आदेश नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे 24 घंटे बिजली, हम नहीं देंगे फ्री बिजली। अगर अफसर इस तरह की चिट्ठियां लिखकर चुनी हुई सरकार के फैसले मानने से मना करेंगे तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ जाएंगी, संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस देश में अगर किसी चुनी हुई सरकार के फैसले पर, किसी भी चुनी हुई सरकार के काम पर अगर निर्णय लेने का अधिकार है तो वो सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के पास है, दिल्ली की जनता के पास है, जो 5 साल बाद तय करती है कि हमें इस सरकार को रखना है या निकाल कर बाहर फेंकना है। ये अधिकार ब्यूरोक्रेसी के पास नहीं है, ये अधिकार एक अनइलेक्टेड पावर के पास नहीं। जैसे कि आपने आतिशी को सुना, अब उसके बाद यहाँ पर जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए नजर आएंगे और दोबारा जीतेंगे, और उन्होंने ये दावा किया कि यहाँ पर बेशक उनसे अधिकार छीन लिए गए हों लेकिन जनता की सेवा करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है कि क्या चुनी हुई सरकार का फैसला लेना और उनके अधिकारों को छीनना, क्या यहाँ पर केंद्र सरकार ने सही किया? अगर ऐसा होता है तो क्या दिल्ली में चुनी हुई सरकार का कोई मतलब रह जाता है? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।